हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग ईवीएस के टोटल आज 30 क्वेश्चन आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आप लोग इससे पहले वाले जो वीडियो आप लोग ईवीएस प्लस सीडीपी के जो क्वेश्चन डाले गए हैं प्रीवियस ईयर का 2023 का डाले गए हैं, आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आप लोग प्ले लिस्ट में सीटेट के नाम पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखें, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। और एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं आप लोग तो सबसे पहले एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज हम लोग इसमें हम लोग देखने वाले हैं टोटल ईवीएस के टोटल आज हम लोग 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग 60 से चालू होगा आज का क्वेश्चन यहाँ पे। तो 61 तो अब यहाँ से जो है ईवीएस के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ईवीएस में जो है एक दो क्वेश्चन आपको मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, जो कि एक दो मतलब कि दो शहरों के बीच की दूरी निकालने के लिए या चाल निकालने के लिए रहेगा, या एक रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका देखने के लिए आपको मिलेगा। तो आप लोग उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही ईजी वे में आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि है यहाँ पे त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की डिस्टेंस दिया हुआ 2268 किलोमीटर, और इस दूरी को जो है 42 किलोमीटर प्रति घंटे में मतलब कि 42 किलोमीटर घंटे में तय करती है। मतलब समय लगता है उसको 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों शहरों के बीच की औसत चाल निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो चाल कितना हो जाएगा? चाल बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड बराबर हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपन टाइम। मतलब डिस्टेंस हो गया यहाँ पे 2268, यहाँ पे हो जाएगा कितना डिवाइडेड बाय 42। लेकिन यहाँ पे आपका जो मांग रहा है वहाँ पे चाल आपका जो है मीटर प्रति सेकेंड में। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5/18 से यहाँ पे गुना कर देंगे। तो इसको जब काट कूट के आप मतलब आंसर निकालिएगा तो सारे कट जाएगा। तो आपका 15 मीटर प्रति सेकेंड आंसर निकलेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका एक रीजनिंग से बोले थे जो कि डायरेक्शन से आपका रिलेटेड बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कोई छात्र ए पर और बी तक पहुँचना चाहता है। ए पर है मतलब छात्र कहाँ पे है? ए पे है और बी तक पहुँचना चाहता है। इससे पहले वह ओ पर जाता है। ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है, और फिर ओ से बी तक ठीक पश्चिम की दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता। देखिए मान के चलिए यहाँ पे ए है, ए से ठीक उत्तर ऊपर की ओर होता है 120 मीटर, मतलब कि उत्तर की ओर गया, नॉर्थ की ओर गया। वहाँ से जो है अब किधर जा रहा है? पश्चिम की ओर वह जा रहा है। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा? 50 मीटर। तो यहाँ पे ओ तक पहुँचा। अब ये हो गया आपका क्या? बी हो गया। तो बी तक पहुँच गया। अब है क्या, यहाँ पे पूछ रहा है ए से बी का जो है मतलब कि सापेक्ष डिस्टेंस क्या हो जाएगा। यहाँ से जो है आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, जो कि 50 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर आपका हो जाएगा कितना? 50 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। 120 का स्क्वायर जब इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा रूट अंडर कितना आएगा? 16,900 इतना करके आएगा। तो 16 का हो जाएगा आपका कितना? इसको जब करेंगे तो 13 हो जाएगा। 169 का 13 हो जाता है, 2 जीरो है तो 1 जीरो हो जाएगा। तो इतना मीटर आ जाएगा। अब बात फंसती है कि इतना मीटर किधर किस डायरेक्शन में होगा। 130 मीटर जो होगा आपका, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। 130 मीटर जो होगा आपका किस डायरेक्शन में होगा? तो आप लोग जब ड्रॉ किए थे तो इस कुछ जो है इस प्रकार से आपका जो है कुछ इस प्रकार में आपका जो है ड्रॉ हुआ था। तो यहाँ पे ए है आपका, यहाँ पे बी है। तो पूछ रहा कि ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष में, मतलब बी के सापेक्ष में ए किधर है? ए किधर है? नीचे है, मतलब दक्षिण है, और किधर है? पूर्व है। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसको चुनना है। तो जैसे स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं, ये सही है। लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाए सोते हैं। लेकिन इसके बारे में डायरेक्ट हम लोग आंसर पे बात करेंगे। स्लॉथ जो है भालू जैसे दिखते हैं और लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर करके
मतलब कि लटक कर सोते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लटका कर सोते हैं। तो स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? तो यह पृथक्करण की यह प्रक्रिया जो है निस्यंदन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड है, बट उतना कोई खास ज़्यादा मतलब कि हार्ड नहीं है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि है एक नियम पे है ये सवाल। 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 110 मीटर की दूरी दर्शाता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दर्शा रहा है, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि 10.7 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? तो डायरेक्ट 110 से गुना कर दीजिए इसको, 1 से 10 से गुना कर दीजिए, इसको उड़ाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 1177 आ जाएगा। लेकिन आपको पूछ रहा क्या, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से जैसे कीजिएगा 3 जीरो के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 1.177 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 राज्यों का वह समूह जिसके किनारे बंगाल की खाड़ी है कौन सी है? तो ऑप्शन के अनुसार जब आप लोग ऐसे भारत का नक्शा जब बनाते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाता है बंगाल की खाड़ी, ये हो जाता है आपका क्या, बंगाल की खाड़ी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा उड़ीसा मिलेगा, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश मिलेगा और तमिलनाडु मिलेगा। तो ये सारे जो है आपका जो है बंगाल की खाड़ी से टच करता है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में हैं, मान लीजिए कि आप जो है मध्य प्रदेश में है, जो कि मध्य प्रदेश बीच में है, मामा की नगरी। तो मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में है, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश का सर्वाधिक मतलब कि घने जंगल, मध्य प्रदेश में आप है, मान लीजिए मध्य में है, तो वहाँ से मध्य से जो है आपको किस दिशा में जो मध्य प्रदेश में अधिक आपका जो है वन मिलेगा, तो आपको बताना है। तो इसके जो है किधर मिलेगा, उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्व दिशा में आपको वन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई क्या है? तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना हो जाएगी, जो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उसकी जो है ऊंचाई कितना हो जाएगी, हाईएस्ट जो ऊंचाई होगा कितना होगा, तो 8000, ऑप्शन के अनुसार 8850 मीटर। बट अब यदि कभी ऑप्शन में आए तो 8000, तो यहाँ पे 8848.86 इस तरह से मीटर में आपको यदि देखने के लिए मिले तो आप राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार सबसे सटीक आपका 8850 मीटर है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, टूटता तारा होता है, मतलब कि टूटता हुआ तारा क्या कहलाता है? सिंपल सी बात है, टूटता हुआ तारा है कोई, जैसे तारा, धूमकेतु, उल्का, क्षुद्र ग्रह। तो टूटता हुआ तारा जो है ये क्या होता है, उल्का होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। खेजड़ी वृक्षों के बारे में आपको विचार करना है कि वह किस प्रकार का वृक्ष होता है। ऑप्शन ए में है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है, ये सही है, ये रेगिस्तान में पाया जाता है। उसके बाद अगला है ऑप्शन नंबर बी, इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं है। जब ये रेगिस्तान में पाया जाता है तो वहाँ तो पानी कम होती है, तो पानी कम होती है, सिंपल सी बात है, वे कम पानी में भी वहाँ पे क्या होते हैं, उग जाते हैं। तो इसे उगने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, ये भी ऑप्शन सही जा रहा है। उसके बाद यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, ये नहीं होगा। उसके बाद है, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाई बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लकड़ी पर कीटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत हो जाएगा। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती, ये सही बात है। तो ऑप्शन ए, बी और ई जो जिसमें आपको दिख रहा है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कहाँ पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे इसका सटीक जो है किसी में नहीं दिख रहा है, तो आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए और बी और ई। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां पाई जाती है, ये राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे कुछ कुछ इसमें जो है पीडीएफ में जो बहुत ज़्यादा ऑप्शन मतलब कि गलत भी दिया गया है, तो इस तरह से आप लोग किसी में मैच नहीं करेगा, बट हम जो बता रहे हैं बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बताते हैं अगला क्वेश्चन। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र में आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टियों के बने होते। मैं जिस क्षेत्र में, वैसे भी पर्यावरण अध्ययन में जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें जो है टूर वाली, भ्रमण वाली बात ज़्यादा होती है। तो वह जिस मतलब कि उस क्षेत्र में घूमने के लिए गया है वहाँ पे बारिश बहुत कम हो रहा है और गर्मी बहुत अधिक पड़ रहा है। तो आप इस 2 लाइन को पढ़ने के बाद आपको डायरेक्ट मतलब कि उस पर गया होगा, लगता है ये रेगिस्तानी क्षेत्र में पहुँच गया है, वहाँ बारिश कम होता है, गर्मी अधिक हो रहा है। और घर जो है मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवार बहुत मोटी होती है, इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है, और रेगिस्तान में वैसे भी आप लोगों को कटीली वन दिखाई मतलब कि पेड़ पौधा देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये कौन सा राज्य में है, बताइए कि वह किस राज्य की ओर गया है, किस राज्य में है। तो राजस्थान सिंपल सी सटीक आंसर और राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार करना है। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पक्की मछली खाना पसंद करते हैं। तो सरसों के तेल में बनी पक्की मछली कहाँ के लोग खाते हैं? गोवा, केरल, कश्मीर, मिजोरम। तो सरसों श्रीनगर यानी कि कश्मीर, सरसों श्रीनगर ऐसे याद करेंगे, श्रीनगर, सरसों श्रीनगर, सरसों श्रीनगर मतलब कश्मीर, मतलब कि श्रीनगर इसलिए हम बोल रहे हैं कि सरसों से श्रीनगर है ना, तो ऑप्शन के अनुसार श्रीनगर नहीं, हम लोग कश्मीर टिक करेंगे। बट हम लोग जो है एक तरह से लय व ध्वनि को उच्चारण करने के लिए हम लोग सरसों श्रीनगर, सरसों से बने तेल में बनी पक्की मछली श्रीनगर मतलब कि कश्मीर, ऑप्शन राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। तो सरसों के तेल में बनी पक्की मछली कहाँ पे लोग पसंद करते हैं? तो कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है, ठीक ना। तो ऑप्शन पढ़िए। कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल यानी कि 200 केजी से भी अधिक हरे पत्ते और झाड़ियों को खा सकता है। दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 केजी होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तक कि 3 महीने के जो हाथी के बच्चे होते हैं सामान्यतः उसका वजन जो है 200 केजी यानी कि 2 क्विंटल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। इसमें से चारों ऑप्शन में आपको चुनना है कि जिसका जो है चक्रण पुनः से किया जा सकता है। तो जैसे आप लोग ऑप्शन नंबर 3 जैसे आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में आपका लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा। तो ऑप्शन ये 3 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जिसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें मिलान करने से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको बताना जैसे छोले भटूरे कहाँ पे चलता है, मतलब किस राज्य में है। तो छोले भटूरे जो है आपका जो है पंजाब में है, पंजाब में होता है। तो ये आपको याद रखना। अब देखिए सरसों के तेल में बनी पक्की मछली, पिछला वाला क्वेश्चन आया था सरसों से श्रीनगर यानी कि हम लोग याद करेंगे क्या? कश्मीर। सरसों से श्रीनगर मतलब कश्मीर, इस तरह से। उसके बाद है आपका नारियल डली करी के साथ उबला टेपियोका। टेपियोका आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेपियोका कहाँ पे? केरल हो जाएगा राइट आंसर। टेपियोका केरल राइट आंसर। उसके बाद नारियल के तेल में बनी पक्की मछली हो जाएगा आपका कहाँ पे? गोवा हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? गोवा। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। 1 का हो गया आपका क्या? ई हो गया। उसके बाद 2 का हो गया क्या? नारियल के डली के साथ टेपियोका हो गया आपका क्या? बी हो गया। 3 का आपका क्या हो गया? सरसों मतलब श्रीनगर, श्रीनगर मतलब डी मतलब कश्मीर, ठीक ना। उसके बाद चौथा का हो गया आपका क्या? नारियल के तेल में बनी पक्की मछली आपका हो गया ए। तो 4 का हो गया ए। तो जहाँ पे ये सारे आंसर दिखे आपको तो आप लोग टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा में आप लोग कर सकते हैं, चौथा नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी कक्षा 4 के
पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य चुनाव कीजिए। अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव करना है। तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना ये उतना मायने नहीं रखता। सीटेट में इस तरह का ऑप्शन जो है लगभग गलत ही होता। डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप प्रैक्टिकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाता है। जब भी क्रियाकलाप प्रायोगिक वाली बात आती है इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्याख्यान ये भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसके बाद है उसकी सूची याद करना, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हम लोग देखेंगे और 2 बहुत ही ज़्यादा सटीक है। डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्या करेंगे, क्रियाकलाप करना, बहुत ही ज़्यादा ये रचनात्मक आकलन के लिए सटीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल को समावेश करना चाहिए ताकि वो जो है बहुत ही अच्छा, मतलब कि उसको जो है एक तरह से आगे बढ़ाने में काम करता, प्रोत्साहित करता। जैसे सृजनात्मक को, सहपाठी सीखने को, कक्षा में अनुशासन करने को, समावेशन को। तो देखिए अनुशासन जो है सीटेट में जो है जब भी इस तरह की क्वेश्चन आए तो बच्चे को कभी अनुशासन में रखना नहीं। कहे कि बच्चे जो है तो क्या होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, मतलब भगवान का रूप होते हैं। जब बच्चा भगवान का ही रूप है तो क्या आप उसको अपने अंडर में रखिएगा, उसको अनुशासन में रखिएगा। तो भगवान का जब रूप होता है तो बच्चे को जो है फ्री छोड़ दीजिए, उसका मन है जो करे वो करे। तो इस तरह से भगवान का जब रूप होता है तो बच्चे को आप अनुशासन में नहीं रख सकते, ठीक ना। तो यहाँ पे अनुशासन वाली बात है, तो इस ऑप्शन को हटा के चलेंगे तो सृजनात्मक ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके सहपाठी सीखने को बी हो जाएगा, डी हो जाएगा समावेशन। ये बहुत ही सटीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 4, तो कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है, मतलब कौन सी युक्ति जो है पूछताछ को प्रोत्साहित करती है, आप लोगों को बताना। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, विभिन्न प्रकार के आश्रयों का चित्र साझा करना, विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनने के लिए कहना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 3। विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। विज्ञान एवं पर्यावरण क्षेत्र के संप्रदायों एवं मुद्दों का, सामाजिक विज्ञान के संप्रदायों एवं मुद्दों का, उसके बाद विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों के संप्रदायों एवं मुद्दों का। उसके बाद अगला क्वेश्चन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा के संप्रदायों एवं मुद्दों का। ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लंबा भी है, तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। उसके बाद है, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। निम्न में से आपको बताना इन सारे ऑप्शन में कि प्राथमिक जो स्तर के जो पर्यावरण अध्ययन होते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले संवेदनशील बनाना, स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों को सरल प्रारूप में विकास करना, विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रदायों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना, विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस के उपलब्धि व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। ऑप्शन जैसे आप लोग ये देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो इसमें जो है लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों को जो है क्या करना है, ख़त्म करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके प्रति जो है बच्चों को क्या करेंगे हम लोग, संवेदनशील बनाएंगे, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्प के नामों को जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का अभिकल्पना की गई है। अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, तो ऑप्शन ए जो हम लोग जैसे ही पढ़े तो अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, तो यही ऑप्शन आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में जो ग्रहण किए जाने वाले पौधे हैं उनके विभिन्न भाग, जड़, तना, पुष्प के बारे में जानने के लिए
अपने परिवार, बच्चे को अपने परिवार से जो है ना विचार विमर्श मतलब कि करने के लिए कहा है। तो यह क्या होगा इससे, तो अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहन करने के लिए ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को, तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। जो दृष्टिबाधित है, जो अंधे बच्चे हैं, तो उसे पढ़ाने के लिए कौन सी मतलब कि उपाय जो है ज़्यादा सटीक होगा, कौन सा आपको बताना है ऑप्शन। जैसे कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दे, उसके बाद है किसी भी कार्य को भागों में बांटे और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाए, उसके बाद है स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री को अधिक उपयोग करे। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए कैसे, स्पर्शी, जो अंधे है उसको स्पर्श करके, छू करके, तो उस व्यक्ति को, वह व्यक्ति क्या करेगा, छू करके स्पर्श करके जो सिखाने की जो प्रक्रिया होगा उसमें वह बच्चा अच्छे से सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए, ताकि वह है, मतलब पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए। पाठ के अंत में, पाठ के आरंभ में, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत है, शिक्षण अधिगम के दौरान। तो शिक्षण अधिगम के दौरान ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। पूरे शिक्षण अधिगम के दौरान जो है बच्चे को क्या करना चाहिए, आकलन करना चाहिए कि कैसे बच्चे सीख रहे हैं इन सारे बातों पर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजनाओं का आकलन करने के लिए उन्हें शीघ्र पुनर्निवेशन देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे। आपको जो है अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजनाओं का आकलन करना है, उन्हें शीघ्र पुनर्निवेशन देना है। तो आप आकलन के किस चुनाव को, मतलब साधन को चुनाव करेंगे, किस साधन का चुनाव करेंगे। अवलोकन का, क्रम निर्धारण मापनी का, जांच सूची का, सहपाठी आकलन का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जैसे आप लोग 3 देखेंगे, जांच सूची, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जांच सूची ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन जो है, सीखने का आकलन करने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन 1 है शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करे। यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है। यह विद्यार्थियों द्वारा नवीन एवं नया ज्ञान दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। यह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है कि जिससे अगले चरण के लिए यह सहारा दिया जा सके। तो आपको बताना है कि यह कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जैसे आप लोग देखेंगे शिक्षक, तो शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करे, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा, जो पर्यावरण के लिए क्या स्तर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरंभिक स्तर होगा। क्या होगा, आरंभिक होगा। उसके बाद क्या होगा, आरंभिक स्तर होगा। उसके बाद बुनियादी स्तर होगा, मतलब कि बुनियादी स्तर। तो बुनियादी स्तर होगा ए और सी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है। प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है आपको बताना है। जैसे ऑप्शन ए में है आपका मानचित्र चित्रण, क्रियाशील परिवर्तन को परिभाषित करना, परिकल्पना की जांच करना, तथ्यों का अनुसरण करना। तो प्राथमिक स्तर के निम्न में से क्या प्रक्रिया नहीं है तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में देखिए अनुसरण करना, याद करना, ये जो है क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। नहीं है क्वेश्चन में, नहीं का ऑप्शन नहीं में हमको देना है। तो अनुसरण करना ये निगेटिव होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका होगा थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है।
बताना है कि थीम जो है परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उपथीम है। थीम परिवार तथा मित्र एक जो है चैप्टर है, तो उसमें उपथीम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कार्य और खेल। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य और खेल। तो आप लोगों को जो है 4 और 5 क्लास का जो पर्यावरण है, 3 क्लास का, 4 क्लास का, 5 क्लास का, वो पर्यावरण अध्ययन यदि आप लोग सरकारी स्कूल का जो एनसीईआरटी का बुक है उसे आप लोग यदि देखेंगे तो पर्यावरण अध्ययन आपका जो है ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो आप लोग उस बुक को पढ़ लिया करिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं को सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। जैसे मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण कौन कौन से हैं। उसके बाद है, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे। ये बहुत ही अच्छा है। दिल्ली जैसे मतलब कि जो प्रदूषित शहर है उसमें आप प्रदूषण को कम करने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे, कौन कौन से कदम उठाएंगे, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। क्रम निर्धारण मौपनी द्वारा, पेन पेपर परीक्षा द्वारा, पेन पेपर तो ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद है विश्वसनीय आकलन युक्ति द्वारा, मौखिक परीक्षा द्वारा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 जैसे आप लोग देखेंगे विश्वसनीय आकलन युक्ति द्वारा। तो इसमें क्वेश्चन था आपका, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ईवीएस के टोटल आज 30 क्वेश्चन हम लोग कवर किए। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें, और चैनल पे अभी तक नए हैं आप लोग तो सबसे पहले एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।